दोस्तों, हमारी इस दुनिया में ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जिनकी गुत्थी को सुलझा पाना नामुमकिन है और उन्हीं में से एक है होटल मूनलाइट। जी हाँ, एक ऐसा रहस्यमय होटल जिसके दरवाजों पर कोई मुर्दा ही खटखटा सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना भी किसी अजूबे से कम नहीं। तमाम लोगों की तरह जांग मैन वुल भी उन चुनिंदा लोगों में शुमार थी जो इस होटल को कैसे भी करके ढूंढ निकालना चाहती थी। जांग मैन वुल एक उम्दा तलवारबाज थी और अपनी तलवार की धार से उसने अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारा था। एक रात होटल मूनलाइट को ढूंढते ढूंढते वो एक सुनसान रेगिस्तान की तरफ पहुंच जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जो मैनवुल को उस होटल के बारे में बताती है कि तभी अचानक उसके पीछे एक सूखा पेड़ प्रकट हो गया, जिसे देखकर जांग मैनवुल उस पर तलवार चलाती है, लेकिन उसकी तलवार उसी में फंसी रह गई और वो पेड़ टूटकर एक बहुत ही शानदार होटल में बदल गया, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही मूनलाइट होटल था जिसकी तलाश में वो बरसों से दर बदर भटक रही थी। यानी कि अब उस होटल को एक नया मालिक मिल चुका है। और इस घटना के सैकड़ों दशक बाद हम कोरिया की सड़कों पर एक आदमी को चोरी करके भागते हुए देखते हैं, मगर तभी पैर फिसलने की वजह से वो सीढ़ियों से गिरकर रोड पर बेहोश हो जाता है। जब इस आदमी को होश आया तो वो फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और भागते भागते मूनलाइट होटल पहुंच जाता है, लेकिन अब उसका नाम बदलकर होटल डेलूना रखा जा चुका है। ये होटल इतना विशालकाय है कि बुर्ज खलीफा भी इसके सामने छोटा पड़ जाए। वहीं इसके अंदर मौजूद वीवीआईपी सेवा सत्कार की तो क्या ही कहने। होटल के अंदर पहुंचकर उस शख्स ने रिसेप्शन में भीगी हुई एक महिला को देखा, जिसे देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जरूर उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। उस शख्स के लिए ये जगह पूरी तरह से अनजान थी, जहां हर एक कोना उसकी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता था। और धीरे धीरे वो एक विचित्र से दिखने वाले पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है। ये वही पवित्र पेड़ है जिसे जांग मैनवुल को मूनलाइट होटल का पता चला था। वो पेड़ पूरा का पूरा सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी एक टहनी पर बेहद ही खूबसूरत नीला फूल लगा है, जिसे देखकर उस आदमी को अपने बेटे की याद आ जाती है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और वो उसी के लिए चोरी करके भागा था। आखिर किसी पिता के लिए बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ हो सकता है क्या। वो तुरंत उस फूल को अपने बेटे को देने के लिए तोड़ लेता है, लेकिन तभी वहां पर होटल की मालकिन जांग मैनवुल आ जाती है, जिसको देखकर वो शख्स रहम की भीख मांगने लगा और अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता है। मैनवुल की नजर बरसों से सूखे पेड़ पर पड़ती है, जिसमें अब न जाने कहां से फूल निकलने लगे हैं। उसे ये आने वाले बेहतर दिनों का संकेत समझती है और उस आदमी की जान बख्श देती है। इसी दौरान आदमी को एहसास हुआ कि वो तो सीढ़ियों से गिरने की वजह से कुछ देर पहले ही मर चुका है और अब उसकी आत्मा कब का शरीर छोड़ चुकी है। खुद को दूसरी दुनिया में देख उस आदमी को बेचैनी होने लगी। वो जांग मैनवुल के पैरों पर गिरकर खूब रोता है और उसकी जान बख्शने को कहता है, क्योंकि उसका बेटा अभी भी घर पर इंतजार कर रहा है। आज उसका जन्मदिन है। उसे लगता है कि उसके पिता कुछ लेकर आएंगे और ऐसे में अगर मैं वापस नहीं गया तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जांग मैनवुल को उस पर दया आ जाती है और उसकी बात मान लेती है, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त ये थी कि आज से 20 साल बाद उसका बेटा छांग सेओंग इस होटल का मैनेजर बनकर अपनी सेवा देगा, जिस पर वो तुरंत राजी हो गया, क्योंकि अभी तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के पास जाना है। इसके बाद जांग मैनवुल उसकी आत्मा को लौटा देती है और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा वो शख्स अचानक होश में आ गया। यह अजूबा देखकर खुद डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ देर पहले ही मर चुका था और अब उसे मृत घोषित करने की तैयारी में थे। जब उसे होश आया वो अस्पताल का बिल चुकाकर घर लौट आया। बीती रात जो कुछ भी हुआ था वो सब सच था। वो मरकर जिंदा हुआ था और ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। धीरे धीरे समय करवट लेता है और 20 साल कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। छांग सेओंग अब बड़ा हो चुका है। उसके पिताजी काफी साल पहले गुजर चुके थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने उसे मूनलाइट होटल के बारे में सब कुछ पता रखा था, ताकि वो जल्द से जल्द कोरिया छोड़कर चला जाए। परंतु इससे पहले कि छांग सेओंग ऐसा कुछ कर पाता, उसके घर पर गुलदस्ते से भरा एक लेटर आता है, जिसमें लिखा था कि अब उसे जल्द ही होटल मूनलाइट ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस लेटर को पढ़कर छांग सेओंग के दिमाग में उसके पिता की बताई बातें घूमने लगती है
और वो फौरन उस चिट्ठी को कूड़ेदान में फेंककर कोरिया से बाहर जाने के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। छांग सेओंग जिस कोच में कदम रखता है वो भीड़ से भरा हुआ था। वहां सांस लेने भर की जगह नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो दूसरे कोच में जाता है वहां का नजारा बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ होटल मूनलाइट की मालकिन झांग मानवुल होती है, जो काफी देर से छांग सेओंग का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में वही गुलदस्ता और चिट्ठी थी जिसे पीछे छुड़ाने के लिए कुछ देर पहले वो उसे डस्टबिन में फेंक आया था। ये देखकर छांग सेओंग को समझते देर न लगी कि ये वही महिला झांग मानवुल है जिसके बारे में उसके पिता ने जिक्र किया था। बिना डरे वो मानवुल से कहता है, मैं उस होटल में काम नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दो। ये सुनकर मानवुल काफी गुस्से में आ जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन की लाइट्स बंद हो गई और पूरे ट्रेन में अंधेरा छा जाता है। डरे सहमे छांग सेओंग के पास मानवुल आती है और उसकी आंखों में हल्के से फूंक मारती है, जिसके बाद से छांग सेओंग का देखने का नजरिया ही बदल गया। अब वो कोई आम इंसान नहीं रह गया था। उसकी आंखें यिंग यांग की आंखें हो चुकी थी, यानी कि वो इंसानों के साथ साथ भूत प्रेत और आत्माओं को भी देख सकता था। अब वो दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं। तभी वहां पर एक कबाड़ी वाला आता है, जो मैनुअल को देखते ही पहचान गया कि वो वही लड़की है जिसने उस पर गोली चलाई थी, और तभी से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। असल में दोस्तों, मानवुल जिस मूनलाइट होटल की देखरेख कर रही है वहां पर मौजूद हर कोई मौत के बाद ही पहुंचता है। ये वो आत्माएं हैं जिनको शांति नहीं मिली होती और इंसानी दुनिया में उनकी कोई न कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। ऐसे ही एक शहर के मेयर के जुल्मों की वजह से एक महिला की मौत हो गई, और जो मेयर से अपना बदला लेना चाहती थी, और इस काम में मानवुल ने उसकी मदद की। हालांकि उसने मेयर पर हकीकत में तो गोली नहीं चलाई थी, लेकिन गोली लगने का वास्तविक दर्द का एहसास उसे जीते जी हो गया था, जिसके बाद मेयर एक ऐसे सदमे में चला गया कि पागल ही हो गया। खैर, जब दोनों रेस्टोरेंट के बाहर निकलते हैं तभी मेयर मौका पाकर मानवुल पर एक रॉड से हमला कर देता है, जिससे उसका काफी खून बहने लगा। मानवुल बेहोशी की हालत में वहीं गिर जाती है। छांग सेओंग को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। मानवुल उसे कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, अगर मैं जिंदा बच गई तो तुम्हें मेरे साथ मूनलाइट होटल जाना पड़ेगा, और ये तुम्हारे पिताजी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। छांग कुछ देर सोचने लगा, फिर वहां से जाने लगता है, लेकिन भागने के लिए नहीं बल्कि मदद मांगने के लिए। मानवुल को बचाने के लिए वो एक हाथ गाड़ी का इंतजाम करता है ताकि उसे सही समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। छांग सेओंग का यह अंदाज देखकर वो काफी इम्प्रेस होती है और खड़ी होकर अपने सीने में लगे रॉड को निकालकर वापस मेयर की तरफ फेंक देती है, जिससे मिनटों में उसकी मौत हो गई। हैरत की बात थी कि मानवुल के शरीर में हमले की चोट का एक भी निशान नहीं। मानवुल को ठीक ठाक देखकर छांग सेओंग वहां से जाने की सोचता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। मानवुल उसे रोक कर कहती है कि तुमने अपना आखिरी मौका गवा दिया, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। दूसरी तरफ मेयर की लाश की राख बन चुकी थी, बस उसके हाथ का आधा टुकड़ा ही बचा था जो जलने की कगार पर था। ये देखकर छांग सेओंग सहम उठता है और उसे पूछता है आखिर ये सब क्या है, जिस पर मानवुल उसे बताती है हर आदमी को मरने के बाद सैंडगो ब्रिज पार करना पड़ता है, तभी तुम्हें मुक्ति मिलती है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी भी आत्माएं होती है जो उसे पार नहीं कर पाती और अपना रास्ता भटक जाती है, जिसकी वजह से वो मृत्यु लोक में घूमती रहती है। ऐसे में मूनलाइट होटल वो जगह है जहाँ पर इन भटकती आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो ये भी बताती है कि ये सभी आत्माएं वैसे तो बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होती, लेकिन कुछ हमें नुकसान पहुंचा सकती है। शाम को मैनेजर और मानवुल जब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी मानवुल को एक खास मेहमान की सुगंध आती है, और जब हम सामने देखते हैं तो वहां पर एक टाइगर की आत्मा थी, लेकिन ना जाने क्यों वो होटल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। अगली सुबह छांग सेओंग होटल में आता है, जहां पर एक शख्स उसे पूरे होटल की सैर करवाता है और ये भी बताता है कि यहाँ पर कस्टमर दिन में आराम से सोते हैं और रात में वो अपना काम करते हैं। यहीं पर उसकी मुलाकात मानवुल से होती है, जो उसे बताती है कि इस होटल में मौजूद हर किसी मेहमान की अपनी अलग जरूरतें होती है और ये होती है उनकी आखिरी इच्छा। हालांकि छांग सेओंग यहाँ अपने पिता द्वारा दिए गए उधार पैसे को लौटाने आया था ताकि वो मानवुल और इस भूतिया होटल से अपना पीछा छुड़ा सके। अब पैसे वापस करने के बाद वो होटल से जाने लगता है। मानवुल भी उसे नहीं रोकती।
लेकिन जैसे ही छांग सियोंग लिफ्ट के पास पहुंचा, तभी उसके पीछे से एक लंबे हाथों वाला भूतिया औरत की आवाज आती है। छांग सियोंग मानवुल के पास दोबारा जाता है और उसे पूछता है कि अब तो मैंने अपने पिता की उधारी पैसे भी चुका दिए, तो मुझे भूत क्यों दिखाई दे रहे हैं। मानवुल कहती है, हाँ तुम्हारा सारा उधार पूरा हो चुका है, लेकिन भूतों को देखने का नजरिया ये मेरी तरफ से तुम्हें एक गिफ्ट है। चलो मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। छांग सियोंग भी उसके पीछे पीछे चल देता है, जहाँ वो उसे अपने साथ एक म्यूजियम लेकर आती है और दोनों सामने मौजूद एक अद्भुत टाइगर के स्टैचू को निहारने लगते हैं। ये टाइगर साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया की तरफ से उपहार के रूप में मिला था, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की वजह से वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं बचा। इस टाइगर के साथ एक और पेंटिंग नॉर्थ कोरिया से आई थी, जिसे माउंटेन फॉरेस्ट पेंटिंग कहा जाता है, परंतु उस नायाब पेंटिंग को उसी होटल के मालिक ने खरीद रखा था जिसमें छांग सियोंग काम किया करता है। शायद यही वजह थी कि होटल के मालिक को आए दिन सपने में एक टाइगर द्वारा हमला होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि कहीं न कहीं उस टाइगर का इस पेंटिंग के साथ कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। अगले दिन छांग सियोंग अपने काम में दोबारा लग जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अभी तक भूतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो जहाँ जाता वहाँ उसे कोई न कोई आत्मा दिखाई देती, और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि हर जगह का अपना पुराना इतिहास है। कहीं न कहीं किसी की मृत्यु जरूर हुई है। और वैसे भी जिस तरह इस संसार में जीवन का एक सच है, ठीक उसी तरह आत्मा को भी झुठलाया नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा था मानो मानवुल का गिफ्ट अब उस बेचारे के लिए जी का जंजाल बन चुका था। उसके कारण हर सेकंड उसका सामना किसी न किसी तरह की आत्मा से हो रहा था। आज होटल में मानवुल छांग सियोंग से मिलने के लिए आती है, जहां पर वो दोनों होटल के मालिक से मिलने जाते हैं। छांग सियोंग अपने मालिक के घर के अंदर जाने से हिचकिचाता है, क्योंकि कोई भी आम नौकर उसके घर पर नहीं आता था, पर मानवुल को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो बिना सोचे समझे घर में दाखिल हो जाती है, लेकिन मजबूरी में छांग सियोंग को भी उसके साथ जाना पड़ता है। दोनों को साथ देखकर होटल मालिक को लगता है कि वो दोनों पति पत्नी हैं। इसी दौरान मानवुल घर में मौजूद हर एक पेंटिंग का जायजा लेने लगी और आखिर में उसे वो पेंटिंग मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। यहाँ उसे टाइगर की परछाई भी दिखती है। मानवुल होटल के मालिक से कहती है कि आप जहाँ से पेंटिंग लेकर आए हैं उसे वहीं लौटा दीजिए, परंतु वो शख्स ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे ये पेंटिंग तोहफे में नॉर्थ कोरिया से मिली थी। ये सुनते ही पूरे घर में मौजूद टाइगर की आत्मा को गुस्सा आ जाता है और वो इतनी तेज दहाड़ता है कि खिड़कियों के शीशे तक टूट जाते हैं। मानवुल अच्छे से समझ चुकी है कि अगर इस पेंटिंग को जल्द से जल्द म्यूजियम नहीं रखा गया तो टाइगर इस आदमी को नहीं छोड़ेगा। हालांकि छांग सियोंग को एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी मानवुल टाइगर को उसके बॉस के घर से भगाती क्यों नहीं। वो ये सवाल मानवुल से पूछती है, जिसके जवाब में वो बोलती है कि मैं उसे वहां से नहीं भगा सकती। बस अगर तुम्हें अपने बॉस की जान प्यारी है तो पेंटिंग को जल्द से जल्द वापस कर दो। इसके बाद मानवुल उसे कहती है कि तुम इसमें उनकी मदद कर सकते हो, बस तुम्हें अपने बॉस से पेंटिंग के बदले में मोल भाव करना होगा। छांग सियोंग ये सुनकर भड़क जाता है और उसके लिए साफ साफ इनकार करके वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे फिर वही काले चश्मे वाली लड़की दिखाई देती है, जो कई दिनों से छांग के रास्ते में आकर उसे परेशान कर रही थी। मगर इस बार वो उसे नहीं डरता, बल्कि गुस्से में कहता है कि तुम चाहे तो अपना चश्मा भी निकाल सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर पहुंचने पर छांग सियोंग देखता है कि होटल का मैनेजर उसका इंतजार कर रहा है। दोनों चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने लगते हैं। तभी वहां छांग का दोस्त सांगी आ जाता है और सामने पड़ी खाली चेयर को देखकर अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। वो कहता है किसी से नहीं। फिर होटल मैनेजर को ड्रॉप करने के बाद छांग सियोंग दोबारा काले चश्मे वाली लड़की के पास जाता है और पूछता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और फिर वो उसे होटल मूनलाइट लेकर आता है, जहाँ पहुंचते ही अंधी लड़की की आंखें वापस लौट आती है। इसके बाद छांग सियोंग अपने बॉस को भी पेंटिंग वापस करने के लिए मना लेता है, जिससे टाइगर की आत्मा को शांति मिलती है। अगले दिन रोजाना की तरह वो अपने काम में जुट जाता है। होटल के एक हॉल में एक योद्धा की स्टैचू खड़ी थी, जो कि वहाँ कई सालों से ऐसे ही खड़ी है। उसके अंदर उसकी आत्मा भी निवास करती है, लेकिन आज तक होटल का कोई भी कर्मचारी उसे भाप नहीं पाया। मगर रात में काम करने के दौरान छांग सियोंग की आंखों से वो बच नहीं पाया, जिसके बाद उस योद्धा की आत्मा जाग जाती है
और छांग पर हमला कर देती है। वो छांग सियोंग को मौत के घाट उतारने ही वाला था कि तभी वहां पर मानवुल आ जाती है और उसकी जान बचा लेती है। लेकिन ज्यादा चोट लगने की वजह से छांग वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर मशहूर फिल्म निर्माता जुन ह्योन आया हुआ था। इसके कारण रेस्टोरेंट में काफी भीड़ थी और वो दोनों जब वहां पहुंचे तो सिर्फ और सिर्फ वहां खाली पड़े बर्तन और गंदे टेबल मौजूद थे जिन्हें होटल की मालकिन साफ करने में लगी थी। छांग सियोंग कहता है कि आज जुन ह्योन की वजह से उनके रेस्टोरेंट में काफी कमाई हुई होगी, पक्का यहाँ खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होगा। तभी मानवुल उससे कहती है कि नहीं, ये सब उस फिल्म निर्माता की वजह से नहीं बल्कि उसके नवजात शिशु और उसके पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्मों की वजह से है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अपनी किस्मत लिखवा कर आता है और उन्हीं का फल होता है जो कुछ उसने पिछले जन्म में किया होता है। ये सुनकर छांग को मानवुल की फिक्र सताने लगी, क्योंकि जिंदगी में उसने आत्माओं की मदद करके बहुत पैसे कमा लिए और कुछ इस तरह उन्हें बर्बाद भी किया। वहीं बतौर मूनलाइट के मैनेजर होने की वजह से छांग सियोंग का काम होटल पर होने वाले खर्चों को देखना भी है और जिस तरह से मानवुल ने आत्माओं से लिए गए पैसों को उड़ाया है, इसे होटल का दिवालिया निकलने वाला था। ऐसे में ना चाहकर भी मानवुल को अपने गैरेज में पड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियों को बेचना पड़ा, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर गरीबों की तरह दरबदर के ठोकरें नहीं खाना चाहती। उसी रात हम देखते हैं कि एक लड़का अपने ऑफिस में बैठकर किसी लड़की की अश्लील वीडियो देख रहा था, लेकिन जैसे ही वीडियो खुलता है तो उसका ये मजा सजा में बदल जाता है जब स्क्रीन पर दिख रही लड़की असल में भूतिया रूप ले लेती है और पलक झपकते ही लड़की को मौत के घाट उतार देती है। वहीं गरीबी के दिन झेल रहे मूनलाइट होटल में एक खास मेहमान कदम रखता है, जो कि एक राजा की आत्मा होती है, यानी कि जिसके पास अपार संपत्ति का गढ़ है। राजा को देखकर होटल में खुशी का माहौल छा जाता है। सभी उसका फूल की मालाओं से स्वागत करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं और उसके लिए एक वीआईपी रूम की व्यवस्था भी करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनकी ये खुशी तब मातम में बदल जाती है जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये कोई असली राजा नहीं बल्कि एक एक्टर था, जिसकी मौत राजा के किरदार निभाने के दौरान सेट पर हार्ट अटैक आने से हुई। छांग सियोंग फैसला करता है कि वो इस कलाकार की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा और मानवुल के साथ उसी शूटिंग सेट पर जाता है जहां पर अभिनेता की मौत हुई थी। यहाँ आज उसकी जगह ईयूओ नाम का एक दूसरा एक्टर को ये किरदार निभाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसे एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, जिसकी वजह से वो काफी डरा हुआ था। तभी मानवुल उस राजा की आत्मा को ईयूओ के शरीर में परिवर्तित कर देती है, जिससे ईयूओ काफी अच्छी एक्टिंग करने लगता है। सभी उसके लिए तालियां भी बजाते हैं, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि खुद ईयूओ को नहीं मालूम था कि आखिर ये सब उसने कैसे किया। अब मानवुल उसके पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हारी एक्टिंग कोच हूँ और ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो तुम मुझे सैलरी देना बिल्कुल मत भूलना। ईयूओ भी इसके लिए राजी हो गया, जिसके बाद एक्टर की आत्मा फिल्म खत्म होने तक ईयूओ के शरीर में रहने का फैसला करती है। अब हम एक कैफे में बैठी यूना को देखते हैं, जो अपने मोबाइल में काफी व्यस्त थी। उसके नजदीक जूशिन नाम का एक लड़का बैठा हुआ था और वो भी अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, लेकिन तभी उसके मोबाइल में एक लिंक शेयर होता है और वो फोन लेकर रेस्टरूम चला जाता है। यह जूशिन ने जैसे ही लिंक खोला, उसमें वही लड़की का वीडियो मौजूद था जो बीते कुछ दिनों से लोगों को मार रही थी। अफसोस जूशिन के साथ भी ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद कैफे के बाहर यूना को काफी भीड़ नजर आती है। जब वहां जाकर देखा तो जूशिन की लाश पड़ी हुई मिलती है। यूना को दाल में कुछ काला लगता है और वो रेस्टरूम जाकर इसका पता लगाने लगती है, जहां सबूत के तौर पर उसे सिर्फ और सिर्फ उसका मोबाइल मिलता है। और जैसे ही वो मोबाइल खोलने की कोशिश करती है, तभी रेस्टरूम में ना जाने कहां से एक रोशनी छा जाती है। ये रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें तक नहीं खुल पा रही थी। जब तक वो कुछ समझ पाती, एक औरत का हाथ उसके गले पर था। असल में ये फोर्थ मागो होती है, जिनका काम होता है धरती से मौजूद बुरी आत्माओं को सबक सिखाना। यहाँ उन्हें लगता है कि जरूर ये सब किया धरा यूना का ही है, इसीलिए वो उसे जान से मारना चाहती है। लेकिन वो तो भला हो जूशिन की आत्मा का, जो उसकी जान बचा लेती है, क्योंकि यूना के शरीर में किसी आत्मा का कब्जा था और इसकी इजाजत खुद मानवुल ने ही दी थी। तो यहाँ किसी तरह यूना की जान बच जाती है।
लेकिन स्कूल में बुरी आत्माएं उसका पीछा नहीं छोड़ती, जिससे डर की वजह से वो कभी कभी बीच बीच में क्लास में अजीबोगरीब हरकतें करती है। पूरी क्लास उस पर हंसती है और उसका मजाक बनाती है। ऐसे में यूना की मदद के लिए बेल बॉय आता है, जो उसे काफी समझा बुझाकर अपने साथ वापस मूनलाइट होटल ले आता है। दूसरी तरफ होटल में सभी इस बात से काफी परेशान थे कि रूम नंबर 13 में रहने वाली आत्मा लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। ये आत्मा दूसरे लोगों को वीडियो शेयर करके उनकी जान ले रही है। ऐसे में छांगसियोंग को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वो उस वीडियो का लिंक लेकर आत्मा को रंगे हाथों पकड़ने में उनकी मदद करे, क्योंकि उन लोगों के बीच वही अकेला जीवित इंसान था। पहले तो छांग ये काम करने के लिए साफ साफ मना करता है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि इन गंदी वीडियो की क्लिप की वजह से लोगों की जाने जा रही है, तो वो इसके लिए राजी हो जाता है। और जब वो इस वीडियो को खोलता है तो इस बार कमरा खाली था, इसमें कोई भी लड़की नहीं थी। मानवुल मुआयना लेने के लिए रूम नंबर 13 में दाखिल होती है, जहां उसे पता लगा कि ये कमरा उसी लड़के द्वारा तैयार किया नहीं है, बल्कि इसे तो उसके दुश्मनों ने रेडी किया था, जिसमें एक कैमरा भी छुपाया था ताकि उसकी अश्लील वीडियो को दुनिया के सामने दिखाकर उसे बेइज्जत किया जाए। और शायद यही वजह थी कि वो मासूम लड़की उन्हीं लोगों की जान की दुश्मन बनी है जिन्होंने ये वीडियो शेयर की है। इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझने के लिए सबसे पहले छांगसियोंग रूम नंबर 13 पर मौजूद आत्मा की बहन से मिलने जाता है, ताकि वो ये जान सके कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। यहाँ वो बताती है कि उसकी बहन को उसी के क्लास के लड़के परेशान करते थे, रोजाना उसे तंग किया करते, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब उन्होंने उसकी एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर शेयर कर दिया, जिसकी वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। और तभी से जिन जिन लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया वो जिंदा नहीं बचे। यहाँ छांग को मालूम पड़ता है कि वीडियो शेयर करने वाली लड़की उसकी क्लासमेट थी, जिनमें से अधिकतर तो मर चुके हैं, बस एक ही बचा हुआ है जो शहर की किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है। अब छांग चाहता है कि वो आदमी अपने किए गए अपराध को पुलिस के सामने कबूल करे, मगर मानवुल का सजा देने का तरीका कुछ अलग है। वो पहले उस आदमी के ऑफिस में जाती है और उसका फोन चोरी करके वापस होटल में लौट आती है। अब सभी इंतजार करते हैं कि वो लड़की जान लेने के लिए वीडियो में आएगी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जरूरी नहीं है ये वीडियो सिर्फ फोन में ही चले, ये तो कहीं भी हो सकता है। आखिरकार होता भी कुछ ऐसा ही है। रात में जब कंपनी का सीईओ अपने किसी काम से लैपटॉप ऑन करता है, तभी उसके सिस्टम पर अननोन मैसेजेस आने लगते हैं, और जैसे ही उसने वो मैसेज खोला उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसकी आत्मा अपने कातिल से बदला लेने के लिए भटक रही थी। हालांकि वो आदमी उस वीडियो की पहली झलक से इतना डर जाता है कि लैपटॉप बंद कर देता है, और अब उसे लड़की चारों तरफ दिखाई दे रही थी, कभी टीवी पर तो कभी खिड़कियों पर। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी जान लेती, वहां पर फोर्थ मार्गो आ जाती है और लड़की की आत्मा को जलाकर मुक्त कर देती है। हालांकि अभी भी उस लड़की का बदला पूरा नहीं हुआ था, और मूनलाइट होटल में रहने के पीछे उसकी ये आखिरी इच्छा थी, जिसे पूरा करने का बीड़ा खुद मानवुल ने अपने कंधे पर उठाया था। अब उस आदमी को सबक सिखाने के लिए अपने होटल बुलाती है। जब वो आदमी मूनलाइट होटल पहुंचता है तो छांग उसे रूम नंबर 13 में ले जाता है। ये वही कमरा था जहां पर स्कूल के दिनों में इस लड़के और उसके दोस्तों ने चोरी छुपे उसकी वीडियो बनाई थी। कमरे को देखकर लड़के को अपना अतीत की सारी भूली यादें वापस आ जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, और तभी उसकी नींद खुल जाती है, जहां वो खुद को एक रेलवे ट्रैक के बीचों बीच पाता है और उसके बगल में मानवुल बैठी हुई थी और वो उसे अपना जुर्म कबूल करने को कहती है। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर वो किसकी बात कर रही है, क्योंकि उस लड़के ने ये काम सिर्फ एक ही लड़की के साथ नहीं किया था। ऐसी हैवानियत उसने कई लड़कियों के साथ की थी, जिसकी वजह से मानवुल को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। जब तक वो आदमी कुछ समझ पाता, तेज रफ्तार ट्रेन उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर हमेशा हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुला देती है। आखिरकार उस आदमी को अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों की सजा मिल चुकी थी। अब अगले दिन छांगसियोल मानवुल को अपने दोस्त के शिप पर सैर कराने के लिए लेकर जाता है, लेकिन तभी वहां उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मीरा आ जाती है, जिसे देखकर मानवुल का खून खौल उठता है और उसे अपनी शक्तियों से पानी में गिरा देती है। छांगसियोंग उसकी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, और जब वो वापस देखता है तो मानवुल वहां से गायब हो चुकी थी। जाते वक्त वो मीरा का बैग भी अपने साथ लेकर आई थी, जिसमें उसके बचपन की कुछ तस्वीरें दिखती है। उसकी बचपन की तस्वीरें काफी खुशमिजाज थी।
मैनुअल ये सारी बातें फर्स्ट मार्गो को बताती है, जो उसे सलाह देती है कि वो किसी भी तरह से उस लड़की को नुकसान ना पहुंचाए। वो तो बस अपने बचपन के दिनों को वापस जीना चाहती है। मैनुअल कहीं न कहीं अब चांग से प्यार करने लगी थी और वह किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। शाम को जब चांग उसका उतरा हुआ मुंह देखता है तो उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त है। और मैनुअल मान जाती है। अगले दिन वो फैसला करती है कि वो अपने होटल के अंदर मौजूद अम्यूजमेंट पार्क को दोबारा से खोलेगी। और तो और वो अपने बारटेंडर और रूम मैनेजर को होटल के लिए एक दूसरी जगह की व्यवस्था करने का भी आदेश देती है। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल यूना और बेलबॉय को मीरा पर निगरानी रखने को कहते हैं और मीरा के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाने पर वो उसे चुपके से अम्यूजमेंट पार्क में इनवाइट करती है। मीरा उसके बुलावे पर मूनलाइट होटल में जाती है, जहाँ की सुंदरता देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसने जिंदगी में कभी इतना शानदार होटल नहीं देखा था। फिर वह होटल के अम्यूजमेंट पार्क में पहुंची, जहाँ पर मैनुअल काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। मीरा इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज थी कि आखिर ये पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क खाली क्यों है, यहाँ उसे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ये बात वो मैनुअल से पूछती है, जो उसे उसका ब्रेसलेट उतारने को कहती है। और जैसे ही मीरा ने अपना ब्रेसलेट उतारा, कुछ देर पहले खाली पड़े पार्क में अब लोगों की भीड़ जमा होने लगी और सब वहां मजे से एंजॉय कर रहे थे। तभी मैनुअल मीरा को उसके बचपन की यादों से रूबरू करवाती है, वो यादें जिसके लिए वो बचपन से तरस रही थी। उसके माँ बाप ने उसका भाई होने के बाद उसे प्यार करना बंद कर दिया था और एक दिन बेचारी को इसी पार्क में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मीरा को उसके सामने बचपन की वही नन्ही उदास मीरा दिखाई दी, जो अपने माता पिता से बिछड़ जाने के दुख में थी। इससे पहले कि वो नन्ही आत्मा मीरा को अपने आगोश में ले लेती, तभी वहां छांग सियोंग आ जाता है और नन्ही मीरा को कसकर जकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा गायब हो जाती है। लेकिन इससे छांग सियोंग को दिल का दौरा पड़ गया और वो वहीं गिर जाता है। छांग सियोंग कई दिनों तक बेहोश पड़ा था, जहां पर वो अपने सपने में मैनुअल को देखता है, जो चुंगम्योंग नाम के किसी लड़के के साथ थी। दोनों नदी किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। वो चुंगम्योंग से कहती है कि मुझे अगले दिन यहाँ से निकलना पड़ेगा। हालांकि चुंग ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे रोक नहीं सकता था। अगले दिन जाने से पहले जब मैनुअल चुंगम्योंग से आखिरी बार मिलने पहुंची, तभी उसे डाकू का एक ग्रुप अगवा कर लेता है और उसके साथ ही जियोन वू को भी बंदी बना लेते हैं। ये सब का सब चुंगम्योंग का ही किया धरा था, क्योंकि उसे अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था। फिर मैनुअल के सामने ही उसके साथ ही जियोन वुल को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, जिसे देखकर वो काफी दुखी होती है और वहां मौजूद सभी लोगों को जान से मारने की कसम खाती है। जिस दिन चुंगम्योंग की शादी राजकुमारी से होने वाली थी, उसी दिन मैनुअल कुछ हथियारों को उन दोनों को मारने के लिए भेजती है। अब इसके आगे क्या होने वाला था, इससे पहले ही छांग सियोंग की आंखें खुल जाती है और उसे अपने दोस्त से मालूम पड़ता है कि वो पिछले 3 दिनों से सिर्फ सो रहा है। छांग अपने कमरे में वही माउंटेन पेंटिंग देखता है, जो कि उसने अपने बॉस को किसी तरह समझा बुझा कर ली थी और उस होटल में रखवा दी थी। अब वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये पेंटिंग मेरे घर क्या कर रही है। चांग फौरन भागकर होटल जाता है, लेकिन ये क्या, वो होटल तो पूरी तरह से वीरान पड़ा था। जो जगह कभी लाइटों के चकाचौंध के साथ 24 घंटे जगमगाया रहता था, आज वो अनजान लग रहा है। हैरानी की बात तो ये थी कि मूनलाइट होटल को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात मैनुअल ने खुद चांग को कभी बताई ही नहीं थी, जिसकी वजह से वो पूरे शहर के कोने कोने में छान मारता है, लेकिन उसे कहीं भी होटल नजर नहीं आता। अब छांग सियोंग की आखिरी उम्मीद मागो थी, वो ही उसे मैनुअल का पता बता सकती थी। इसीलिए वो उसके पास जाता है और उसे मूनलाइट होटल के गुमशुदा होने की बात बताता है। मागो उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि अब तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, और फिर उसे एक दवा देती है, जिसे पीने के बाद उसे आत्माएं दिखना बंद हो जाएंगी और वो आराम से किसी इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी सकता है। पर छांग इतनी आसानी से ये सब खत्म करने वाला नहीं था। वहीं दूसरी तरफ यूना और बेलबॉय अभी तक मैनुअल का सामान लेकर होटल नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से वो अपनी खास ड्रिंक पीने के लिए बेताब थी। वो एक बार में भी अपनी ड्रिंक लेने के लिए जाती है, लेकिन वहां भी उसका पसंदीदा ब्रांड नहीं मिलता, जिसके बाद वो नजदीकी मौजूद वाइन फैक्ट्री में दाखिल हुई और वहां से शराब की एक बोतल उठाकर पीते पीते एक कुएं के पास पहुंच गई। ये कुआं दिखने में बहुत पुराना लग रहा है। उसे वहां कुएं के देवता मिले, जिनसे वो थोड़ी बहुत बातें करके
अपने रास्ते निकल जाती है। वहीं घर पर मौजूद छांग को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो होटल का पता कैसे लगाए। तभी उसके कमरे में उसके बॉस की आत्मा आती है, जो कि कुछ ही दिनों पहले गुजर गए थे। उनकी इच्छा थी कि वो आखिरी बार उस माउंटेन पेंटिंग के साथ मूनलाइट होटल में जाना चाहते थे। और यहीं पर चांग सियांग को एक कमाल का आइडिया आता है और वो अपने बॉस की आत्मा के साथ उस होटल पहुंचा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जीवित इंसान उस होटल में कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर कोई आत्मा उसका साथ दे तो वो वहां तक पहुंच सकता है। और आखिरकार उसका ये आइडिया काम कर गया। मानवुल छांग को देखकर दंग रह जाती है, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि वो होटल के लिए एक वीआईपी गेस्ट लेकर आया है। बॉस अपने कमरे में जाने से पहले छांग से कहता है कि अब उसे वो पेंटिंग उसी सेक्रेटरी को बेच देना चाहिए, इससे काफी पैसे आएंगे। पैसे का नाम सुनकर मानवुल छांग सियांग से पेंटिंग की आधी रकम का हिस्सा मांगती है, मगर छांग उसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उसने उसे होटल से निकाल दिया था और इस बात पर वो अभी तक गुस्सा है। छांग सियांग जैसे ही बाहर जाने लगता है, तभी उसे दरवाजे पर कुएं के देवता मिलते हैं, जिसे एक आम आत्मा समझकर वो अंदर आने की इजाजत दे देता है, इस बात से बेखबर कि आखिर उनके होटल में रहने से कितनी बड़ी तबाही मचने वाली है। कुछ ही देर में होटल के हर कमरे में पानी भरने लगा। होटल में मौजूद हर चीज में एक अलग सा बवंडर उफान मार रहा है। तभी रूम मैनेजर मानवुल से आकर बताती है कि होटल में कुएं के देवता दाखिल हुए हैं, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। ये सुनकर मानवुल कंफ्यूज हो जाती है कि जब ये होटल मागो की प्रोटेक्शन में है, तो आखिर कोई भी शक्ति बिना परमिशन के अंदर कैसे आ सकती है। और जैसे ही उसकी नजर भीगे हुए चांग सियांग पर पड़ी, वो समझ जाती है कि ये काम जरूर उसी का है। वो छांग को समझाती है कि आखिर उसने एक अनजान शक्ति को होटल में बिना जाने कैसे परमिशन दे दी। ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। छांग कहता है, ठीक है, अब ये मेरी वजह से हुआ है तो मैं ही इसका तोड़ निकालूंगा। और वो रूम नंबर 813 में जाता है, जहाँ पर कुएं के देवता ठहरे हुए थे। मानवुल उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। और जैसे ही छांग सियांग कमरे का दरवाजा खोलता है, उसे कुछ गांव वाले दिखाई दिए जो कुएं से पानी निकाल रहे हैं। गांव के लोग उस कुएं की रोजाना पूजा करते हैं ताकि उसका पानी कभी कम ना पड़े। परंतु कुछ सालों बाद कुएं में मौजूद पानी धीरे धीरे सूख जाता है, जिसके बाद सभी गांव वाले कुएं को बंद कर वहां से चले जाते हैं। और तभी अचानक कुएं के देवता छांग को दर्शन देते हैं और उसकी मदद करने को कहते हैं, ताकि उन्हें एक नया घर मिल सके। इसके बदले में वो छांग से वादा करते हैं कि वो उसे उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी सच से वाकिफ कराएगा। अब जब छांग सियांग अपनी आंखें बंद करता है, तो वो देखता है कि मागो मानवुल को किसी खतरे से बचा रही है, और इसी दौरान उसकी आंख खुल जाती है। वहीं हम जंगलों में यूना को देखते हैं, जो बेलबॉय से अपने दिल के जज्बात बयां कर रही थी। वो उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन बेलबॉय के सामने बोलने में उसे शर्म आ रही है। इसीलिए जैसे ही उसने अपने प्यार का इजहार किया, तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किसी चीज से टकराने की वजह से वो वहीं गिर गई। जब यूना ने उठकर देखा, तो वो कोई चीज नहीं बल्कि एक नर कंकाल थी। फिर कुछ समय बाद यहाँ पुलिस की पूरी टीम पहुंच जाती है। हैरत की बात तो ये थी कि इस जगह पर सिर्फ एक मानव कंकाल नहीं, बल्कि कई लोगों की लाश और हड्डियां दफन थी, जिससे ये समझ में आ रहा है कि ये कोई सीरियल किलर का काम है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि इस घटना के कुछ दिनों पहले छांग का जिगरी दोस्त सांग ली अपने पुराने दोस्तों के साथ एक रीयूनियन पार्टी करता है, जिसमें उसके कई दोस्त आए। सभी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे, लेकिन तभी जीवॉन नाम का एक लड़का आता है और उसके आते ही सांगली का मुंह उतर गया। वो थोड़ा असहज महसूस करने लगा, और अब उसकी असल वजह क्या थी ये तो आपको बाद में पता चलेगा। शाम को छांग सियांग से मिलने दो लोग आते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि उस मरे हुए बॉस की बेटी और पत्नी होते हैं, जो कि बॉस की आत्मा की शांति के लिए एक शोक समारोह रखना चाहते हैं। छांग उनसे कहता है कि आप अपने पति से जो कुछ कहना चाहती है वो मुझे एक लेटर में लिखकर दे दे, मैं आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगा। दूसरी तरफ पुलिस वाले खूनी को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नजदीकी सभी बिल्डिंग के कैमरे चेक कर रहे हैं। तभी उनके पास थर्ड मागो आती है, जो केस के इंचार्ज योंगसू को एक निटेड हर्ट गिफ्ट करती है और हमेशा उसे अपने साथ रखने की सलाह देती है। अगली रोज छांग सियांग अपने बॉस को उसकी बेटी और पत्नी के बारे में बताता है, जो उसे कुछ दिन पहले मिलने आए थे। बॉस अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उनकी इच्छा थी कि वो उसके लिए एक अच्छा और होनहार लड़का ढूंढ सके,
शायद उनकी नजर में छांग सियोंग ही वो शख्स है। वो छांग सियोंग से पूछता है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। मगर पास मौजूद बारटेंडर बॉस को बताता है ये छांग सियोंग बहुत ही सीधा लड़का है, उसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं। ये सुनकर बॉस काफी खुश होते हैं और वो बारटेंडर को एक काम सौंपते हैं और ये काम था छांग और उसकी बेटी को आपस में मिलाने का। बारटेंडर ये बात मानवुल को बताता है। पहले तो वो ये जानकर उत्सुक होती है कि आखिर बॉस अपने काम के बदले होटल में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जब उसे ये मालूम पड़ता है कि ये काम छांग और उसकी बेटी को मिलवाने का है तो उसकी आंखों में उदासी छा जाती है, जिसे ये साफ साफ समझ आ रहा था कि कहीं न कहीं मानवुल उससे प्यार करती है। उसी शाम एक मॉल के पार्किंग एरिया में एक आदमी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। तभी उसकी गाड़ी के पीछे से कुछ आवाजें आती है और जब वो डिग्गी खोलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके अंदर खुद उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ना जाने कहां से पुलिस पहुंच जाती है और उसे उसकी पत्नी को मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को लगता है कि ये शख्स ही अन्य लोगों की मौत का जिम्मेदार है और इस बात से बेखबर असली मुजरिम जीवन उनसे कुछ ही दूर अपनी गाड़ी में बैठकर इस बिछाए जाल का लुफ्त उठा रहा है। उसे पुलिस के नादानी पर बड़ा तरस आता है। बेहद सुकून के साथ वो उनकी बेवकूफी पर हंस रहा है, इस बात से अनजान कि जिस औरत को अभी उसने मारा है उसकी आत्मा गाड़ी के पीछे बैठकर उसे कोस रही है। घर पर सांगी बताता है कि आखिर उसे जीवोन क्यों पसंद नहीं। दरअसल कुछ साल पहले जब वो लोग यूएस में पढ़ाई कर रहे थे तब जीवोन ने एक स्टूडेंट की आत्महत्या की काफी गलत अफवाह उड़ाई थी और उसे अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे जिंदगी और मौत की शर्त लगाई थी। शर्त हारने की वजह से वो खुद को शूट करने ही वाला था कि तभी वहां पर छांग सियोंग आ गया और उसने उसे बहुत समझाया और गन लेकर खुद जीवोन को ढूंढने चला गया। अब इसके आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि तब तक वह साउथ कोरिया वापस आ गया था। वहीं होटल में मानवुल अपने गेस्ट्स की एक रीयूनियन सर्विस प्लान बनाती है और पैसे कमाने के लिए सभी से इसके लिए चंदा भी लेती है। छांग के बॉस इसमें फंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो बेहद खुश हो गई और उसे उसकी बेटी के सपनों में जाने की इजाजत दे देते हैं। सपने में वो बॉस अपनी बेटी को बताता है कि जो लेटर तुमने मुझे भिजवाया था उसे छांग सियोंग ने लाकर दिया था। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। जिसके बाद अगली ही सुबह वो छांग सियोंग से कैफे में मिलती है। दोनों एक दूसरे को लेकर काफी बातें करते हैं और फिर वो लोग सांगी के रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर यूना और बेल बॉय पहले से बैठे हुए हैं। अब दोनों के साथ घूमने की अफवाह पूरे होटल में फैल गई। ये खबर उड़ते उड़ते मानवुल के कानों तक भी पहुंच जाती है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। सुबह मीरा अपने किसी काम के सिलसिले में टैक्सी बुक करती है। तभी उस टैक्सी से वही पुलिस अफसर निकलता है और मीरा उसकी जगह टैक्सी में बैठती है तो उसे सीट के नीचे निटेड हर्ड मिलता है जो ऑफिसर को मागो ने दिया था। वो जा रहे अफसर को बुलाकर उसे चीज लौटाती है। दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिलती है और उन्हें ऐसा लगा कि वो पिछले जन्म में एक दूसरे से मिल चुके हैं। उनका रिश्ता बेहद पुराना है। ना जाने क्यों पुलिस ऑफिसर को देखकर मीरा उसकी तरफ खींची चली जाती है और उससे उसका फोन नंबर मांगती है। अफसर योंगसुंग भी इस बात पर कोई एतराज नहीं करता, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगा था और अपना नंबर खुशी खुशी दे देता है। दूसरी तरफ छांग सियोंग और उसकी बॉस की बेटी एक लाइब्रेरी में घूमने के लिए निकले हैं। उनके पीछे पीछे मानवुल और उनका बॉस भी होता है, जहां एक तरफ बॉस इसीलिए उनके पीछे आया हुआ है ताकि वो जान सके कि आखिर वो दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, तो वहीं मानवुल बस ये जानने के लिए आई है कि क्या सच में छांग उस लड़की से प्यार करने लगा है। अपने पीछे मानवुल को देखकर छांग सियोंग वहां सबसे उस स्पेशल माउंट पेंटिंग को देखने के लिए कहता है और उन्हें अपने घर ले जाता है। अब हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि उसकी बॉस की बेटी छांग सियोंग को डेट करना चाहती है, लेकिन वो उसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। वहीं छांग घूमते घूमते मानवोल को एक भूतिया लाइब्रेरी में लेकर जाती है, जहां मानवोल थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। वो उसे एक किताब को छूने को कहती है, लेकिन छांग सियोंग जैसे ही उस किताब को हाथ लगाता है, एक महिला की आत्मा उसे रोकती है और उसे कहती है कि क्या तुम इस किताब के अंदर मौजूद एक खास चीज को बर्बाद कर सकते हो। छांग सियोंग ने जब किताब खोला तो वो हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन की तस्वीर थी जिसमें वो अपनी माँ के साथ था। ये देखकर मानवोल उस आत्मा को वहां से भगा देती है, लेकिन छांग को लगता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी, जिन्हें उसने सदियों से नहीं देखा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अपने पिता के साथ गुजारा है।
इसीलिए उसने कभी अपनी माँ का प्यार नहीं पाया। शायद वो उसकी माँ ही थी जो न जाने कितने बरसों से उसका यहाँ इंतजार कर रही थी। मानवुल उसे सलाह देती है कि अगर सच में वो तुम्हारी माँ थी तो तुम्हें उनकी फोटो संभाल के रखनी चाहिए। उसी शाम छांग स्योंग अपनी माँ को लेकर काफी उदास है। कितने सालों बाद उसे एक बार फिर अपनी माँ की याद सताने लगी है। इसीलिए वो अपने दोस्त सांगी के साथ अपने गमों को मिटाने के लिए ड्रिंक करने के लिए जाता है। तभी वहां मीरा और वो पुलिस ऑफिसर योंगसू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर चांग हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले जो सपना देखा था उसमें योंगसू ही वही जीवू था जिसको उसने मानवोल के साथ देखा था। इस तरह अपने जज्बातों को छुपाकर वो एक दूसरे से मिलते हैं और फिर होटल की तरफ चले जाते हैं, जहां पर पहुंचते ही सबसे पहले छांग मानवुल को बताता है कि उसने जीनवू को हकीकत में देखा है। जीनवू का नाम सुनकर मानवुल को एक अजीब सी खुशी मिलती है और जब वो उसे एक पुलिस ऑफिसर के रूप में देखती है तो अंदर ही अंदर काफी सुकून महसूस करती है। आखिर वो उसके पिछले जन्म का प्यार जो ठहरा। इसी बीच जीवुन पुलिस से बचने के लिए सारे सबूत नष्ट कर रहा है, इस बात से अनजान कि यूना और बेल बॉय उसका पीछा कर रहे हैं। जब जीवन को यह बात मालूम चलती है कि उसके पीछे उसका दोस्त छांग स्योंग लगा हुआ है तो वो काफी चौंक जाता है। उधर छांग स्योंग को अपनी माँ की यादों में तड़पते हुए देखकर मानवोल से रहा नहीं जाता। वो उसे ऐसा कभी नहीं देख सकती, इसीलिए अब उसकी मदद करने का फैसला करती है और उस महिला की आत्मा से मुलाकात करके उसे छांग स्योंग के बारे में सब कुछ बताती है। फिर छांग को उसे मिलने के लिए होटल बुलाती है, जहाँ पर छांग उस महिला से उन फोटो को हमेशा अपने पास रखने की गुजारिश करता है और ये सुनकर उसकी माँ की भटकती हुई आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए शांति मिल गई। इससे छांग स्योंग की माँ की आत्मा तो उससे जरूर दूर हो गई, लेकिन वो और मानवुल अब एक दूसरे के पास आ रहे हैं। साथ ही होटल में मौजूद बरसों से सूखे पड़े फूल में भी कलियां खिलने लगी है। ये जरूर उनके प्यार की कोई निशानी है। तभी तो दोनों के नजदीक आते आते वो पेड़ भी धीरे धीरे हरा भरा हो रहा है। उधर मुजरिम की तलाश में जुटी पुलिस को एक वेबसाइट का पता चलता है जिसका नाम हेलो है, मगर हकीकत में इसका असली मतलब हेल होता है, जिसमें कातिल ने अपने जज्बातों को बयां किया है। वहीं होटल में यूना भी बाकी मरे हुए आत्माओं के साथ मिलकर मुजरिम को ढूंढने के लिए उसकी स्केच बना रही है। तभी छांग वहां आता है। यूना उसे अपराधी का गाड़ी का नंबर सौंपती है जो उसे आत्माओं ने बताया है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो जल्द ही उन आत्माओं की मदद से उसकी शक्ल बना लेगी। शाम को जब छांग स्योंग अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसे किसी से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। ये एक बूढ़ी महिला होती है जिसे देखकर छांग उसे पहचान लेता है और हैरत अंगेज बात तो ये है कि इस औरत को मूनलाइट होटल के बारे में सब कुछ पता है और अब यहाँ वो चाहती है कि छांग उसे दोबारा उस होटल में लेकर जाए। उसे मानवुल से एक खास काम है। छांग उसे होटल लेकर गया जहाँ मानवुल से लेकर होटल के बाकी अन्य कर्मचारी भी देखकर हक्के भक्के रह जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। असल में ये महिला आज से 30 साल पहले अपने पति के साथ गलती से इस होटल में आ गई थी। अब क्योंकि वो चंद्र ग्रहण की रात थी और काफी देर भी हो चुकी थी, इसीलिए मानवुल उस नवविवाहित जोड़े को होटल रूम नंबर 404 में रहने की परमिशन देती है। और उस दिन के बाद जो बच्चा उन्होंने जन्मा वो आज कोरियन फुटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ऐसे में आज 30 साल बाद भी वो कुछ ऐसी ही इच्छा लेकर मानवुल के पास आई है। दरअसल वो चाहती है कि कुछ ही दिनों में चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो उस रात उसे अपने बेटे और बहू के लिए एक बार फिर से रूम नंबर 404 चाहिए था ताकि वो दोनों उसमें रात गुजार सके। पहले तो मानवुल इसके लिए नहीं मानती, लेकिन जैसे ही वो महिला एक बेशकीमती ज्वेलरी बॉक्स उसके सामने रखती है, मानवुल फटाक से इसके लिए राजी हो जाती है। इसके बाद छांग अपने जिगरी दोस्त सांगी से मिलने उसके घर जाता है, जहां वो अपनी इटली की गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था जो कुछ ही दिनों में उसे मिलने आ रही थी। वो छांग को बताता है कि जिस दिन उसकी गर्लफ्रेंड वापस लौटेगी उसी दिन वो उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। वहीं चंद्र ग्रहण की रात होटल के तमाम कर्मचारियों ने सारी तैयारियां करके रखी थी। आखिर काफी सालों बाद उनके होटल में कोई जिंदा इंसान जो रहने आ रहा था और उसके बदले में उन्हें काफी पैसे मिल रहे थे। पूरा होटल सुंदर सुंदर फूलों और लाइटों से सजा हुआ था। ये फूल इतने आकर्षक थे कि उनमें से एक छांग मानवुल को देने के लिए अपने पास रख लेता है और मौका मिलते ही उसे थमा देता है।
लेकिन वो उससे गुस्सा थी क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले ही उसकी ड्रीम कॉलिंग सर्विस को होटल के अन्य कर्मचारियों के लिए फ्री कर दिया था, जिसे बेचारे को एक भी रुपए हासिल नहीं हुआ। छांग गुलाब देते हुए उससे कहता है कि ये तुम्हारी तरह बेहद खूबसूरत और कोमल है, लेकिन नाराज मानवुल उसे लेने से साफ मना कर देती है। लेकिन फिर भी वो उसे जबरदस्ती थमा देता है। थोड़ी देर बाद मानवुल को छांग के साथ बिताए सूखे पेड़ के नीचे प्यार भरे पल याद आते हैं, तो वो गुलाब को लेकर सूंघती है और उसकी सुगंध को महसूस करके मन ही मन मुस्कुराती है। मानवुल के चेहरे पर खिली मुस्कान देखकर छांग भी सुकून से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी खुशी में ही तो आखिर छांग की खुशी है। शाम को जब मेहमान अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, इसी दौरान छांग के टेबल पर फोन की घंटी बजती है। वो फोन उसके दोस्त सांगी का था, जो उसे बताता है कि काफी देर से वो अपनी गर्लफ्रेंड वेरोनिका का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। ये सुनकर छांग फौरन भागते हुए अपने दोस्त के पास गया, जहाँ सांगी वेरोनिका को ढूंढने के लिए शंघाई निकल रहा था। मगर अचानक उसे वहां पर वेरोनिका की आत्मा नजर आती है, जिसे देखकर एक बार तो बेचारा खुद छांग भी सहम उठता है। उसे समझ नहीं आता कि आज वो अपने दोस्त को यह हकीकत कैसे बताए। उसे अपने दोस्त का यह दर्द देखा नहीं गया, लेकिन फिर भी वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारा शंघाई जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही। सांगी ये सुनकर अंदर से पूरी तरह हिल गया। उसे अपने दोस्त की बातें झूठी नजर आने लगी। वो सोचता है ये कोई मजाक है, मगर काश एक मजाक होता। ये सोचकर छांग अपनी किस्मत को कोस रहा था। वो सांगी को समझाता है कि अगर वो उसके साथ होटल चले तो शायद वो आखिरी बार वेरोनिका से मिलवा सकता है, जहां वो उसे अपने दिल की सारी बात बयां कर सकता है। लेकिन सांगे इतने बुरे सपने में था कि उसे अपने दोस्त की कोई भी बात समझ नहीं आ रही। लेकिन वो उसके कहने पर होटल जाता है, जहां पर उसे वेरोनिका की आत्मा नजर आई, जिसे देखकर दोनों अपने आंसू रोक नहीं पाते। वेरोनिका कहती है, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल गुजारे हैं, तुम बिल्कुल भी मेरे लिए मत रोना, बस तुम मुझे हमेशा याद रखना। सांगे उसके सामने कुछ बयान नहीं कर पा रहा था। वो बस उसकी आंखों में आंखें डाल खुद के आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे अभी तक ये कोई सपना लग रहा है, और जैसे ही वेरोनिका को वो अपने सीने से लगाता है, उसकी आत्मा अदृश्य होकर दूसरे दुनिया के सफर के लिए निकल पड़ती है। ये उन दोनों का आखिरी मिलन था, जिसके बाद शायद वो इस जन्म में तो कभी नहीं मिल पाएंगे। मगर छांग अपने दोस्त के लिए इससे ज्यादा कर भी क्या सकता था, और वो उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ना ही सही समझता है। अगली सुबह राह चलते हुए यूना आत्माओं द्वारा बताए गए हुलिया के स्केच को देख रही थी। तभी एक गाड़ी उसे आकर टक्कर मारती है। जब वो उस कार की तरफ देखती है तो उसके अंदर एक आत्मा बैठी हुई थी, और ड्राइविंग सीट पर जो शख्स था वो बिल्कुल हूबहू उसी हत्यारे की तरह लग रहा था, जिसकी तस्वीर उसने अपने हाथों में ली हुई थी। यूना बिना देर किए एक टैक्सी बुलाती है और उस गाड़ी का पीछा करने लगी। इसी दौरान वो ये बात छांग को बताती है। हालांकि छांग और मानवुल का मिलने का प्लान था, लेकिन कातिल का पता चलते ही वो सारे काम धाम छोड़कर उसके पीछे भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मानवुल छांग से मिलने के लिए अपने कमरे से निकल रही थी। तभी वहां उसका दिया हुआ गुलाब फूल देखती है, जो मुरझा चुका था, और उसके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा अपशगुन है। उधर छांग जब यूना के द्वारा दिखाई गई कार का स्केच देखता है तो उसको तुरंत ही अपने पुराने दोस्त जीवन की याद आ जाती है। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक अजीबोगरीब जगह पर पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात जीवन से होती है। वो छांग से कहता है आखिर वो यहाँ क्यों आया है। जवाब में वो उसके पिता के बारे में पूछता है, और फिर उसे कहता है कि उसे तो यहाँ बस एक ड्रिंक चाहिए थी। जीवन छांग के लिए एक ड्रिंक तैयार करता है। इसी दौरान जिन लोगों को अभी तक जीवन ने मौत के घाट उतारा था, उनमें से एक महिला की आत्मा छांग के पास आकर कहती है, यही मेरा हत्यारा है। बस ये सुनने के बाद छांग सब कुछ समझ चुका था। वो सीधे जीवन से कहता है कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा, और यहीं पर जीवन उस पर एक के बाद एक हमला करने लगता है। दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। इसी बीच मानवुल छांग को अनगिनत कॉल कर रही है, लेकिन वो उसकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं देता। इससे उसकी घबराहट बढ़ने लगी, और वो उस मुरझाए हुए फूल को याद करने लगती है, जिसे उसने सुबह देखा था। मानवुल को अब समय के साथ बेचैनी सताने लगी। शाम को यूना उसी जगह पहुंचती है जहां पर सुबह छांग जीवन को ढूंढने गया था, पर वहां काफी भीड़ थी और लोगों सुसाइड की अफवाह उड़ रही थी। यूना समझ चुकी थी कि छांग इस दुनिया में नहीं रहा, कातिल ने उसे भी मार दिया है। वो हेलबर्ट को कॉल करके बुरी खबर देती है, जिसके बाद होटल में मातम मच जाता है। सभी रोने लगते हैं। मानवुल को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है,
उसका छांग आखिर कैसे मर सकता है। तभी होटल में छांग दाखिल होता है। सबको लगा कि ये उसकी आत्मा है जो मरने के बाद अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ आई है। मानवुल की आंखें नम हो गई। वो उसके पास जाकर उसके दिल की धड़कनों को सुनने की कोशिश करती है कि अभी भी वो जिंदा है या नहीं। ये देखकर मानवुल को राहत की सांस मिली और सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। छांग सबको बताता है कि मेरे ऊपर हमला जरूर हुआ था, लेकिन मैं वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस को बुला चुका था, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। हालांकि इससे पहले अफसर योंगसू उसे पकड़ता, जीवन ने अपना गला काट लिया और बिल्डिंग की बात फैल गई। हालांकि वो अभी भी जिंदा है। अब मानवुल क्योंकि सुबह से छांग को लेकर परेशान थी, वो उसके लिए कुछ दवाइयां लेकर आती है और उसकी चोट में लगाती है। यहाँ उन दोनों का प्यार देखते ही बनता है। हमेशा से कठोर दिल वाली मानवुल की आंखों में पहली बार आंसू देखकर छांग उससे पूछता है कि तुम आखिर मेरे लिए क्यों रो रही हो। वो जवाब में बस इतना कहती है, क्योंकि मुझ में अब एक और शख्स को खोने का डर है। जिसके बाद छांग बड़े प्यार से उसे गले लगा लेता है। घटना स्थल की जगह पर अफसर योंगसू को मालूम पड़ा कि जीवन ने जिन लोगों की हत्या की है उनके खून में वाइन मिलाकर रखता था, पर वो ऐसा क्यों कर रहा था इसका पता तो उसके होश में आने के बाद ही चलता है। लेकिन इससे पहले कि योंगसू जीवन से कोई पूछताछ कर पाता, वो होश में आते ही अस्पताल से फरार हो जाता है। और यहाँ हम जीवन को देखते हैं जो बड़ी ही निराशा से अस्पताल की छत की सीढ़ियों पर कदम रखते हुए छांग सियोंग के साथ हुई सारी बातें सोच रहा था कि ये बात उसे कैसे पता चल गई कि वो जिन लोगों को मारता था उनके खून को वाइन की बोतल में भरकर रखता था। क्या सच में उसे आत्माएं दिखती है? ये बात सोच सोच कर वो काफी परेशान था और जिंदगी की इस परेशानी से दूर भागने के लिए वो अस्पताल की छत पर चढ़कर हत्या करने की तैयारी करता है। तभी वहां छांग आ पहुंचता है। जीवन सिर्फ इतना पूछता है, क्या सच में भूत होते हैं? वो कहता है, हाँ होते हैं। वहां खड़ी मानवुल उसके फालतू के सवाल से बोर हो रही थी और उसे नीचे धकेलने के लिए बेताब थी, लेकिन छांग सियोन ऐसा करने से रोकता है। इसी बीच जीवोन अपना दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि उसकी जिंदगी छांग सियोन की वजह से बर्बाद हुई है। उसे तो यूएस में ही मार देना चाहिए था। ये सुनकर मानवुल दंग रह जाती है कि आखिर वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और इतने में ही जीवन अस्पताल की छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। जीवोन तो मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा को कहीं से भी शांति नहीं मिलती और फिर भूत बनकर वो दोबारा प्रकट हो जाता है। मानवुल जीवन को अगले जन्म में जानवर बनने के लिए आगे बढ़ाती है, लेकिन उसकी शक्तियां उस पर काम नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरीके की शैतानी कवच उसकी रक्षा कर रही है। वो लाख कोशिश करती, लेकिन कुछ भी उस पर काम नहीं कर रहा। मानवुल के लिए ये चिंता की बात थी और वो अच्छे से जानती थी कि जीवोन छांग सियोन से बदला लेने के लिए जरूर वापस आएगा। वो जीवोन से कहती है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे इस कवच को तोड़कर एक दिन तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगी। जिसके बाद जीवन की वो रूह गायब हो जाती है। उसे अब छांग की और भी ज्यादा चिंता सताने लगी थी, क्योंकि जीवन एक शैतानी आत्मा का रूप ले चुका था और अपना बदला लेने के लिए वो वापस जरूर आएगा। ऐसे में मानवुल छांग को हमेशा उसके साथ रहने को कहती है। अगले रोज छांग को पता लगता है कि उसके दोस्त सांगी विदेश से वापस लौट चुका है और वो मानवुल से मिलना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड वेरोनिका होटल मूनलाइट में है। वो चाहता था कि वेरोनिका खुश रहे। ऐसे में वो उसके पसंदीदा डिश भी बना रहा था, मगर चालाक मानवुल उसे कहती है कि अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखना है तो उसके लिए कुछ कीमती सामान लेकर आओ, जैसे कि यार्ड या फिर कोई महंगी गाड़ी। अपने दोस्त को इस तरह की बातों में आता देख छांग सियोंग को काफी बुरा लगता है और वो मानवुल से वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि छांग बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसका दोस्त किसी भी तरह के झूठ से ठगा जाए। वो तो बेचारा पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड के जाने के दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा था। शाम को जब छांग मानवुल से दोबारा मिला तो वो उसे कहती है कि मुझे आज भी याद है जब तुमने पहली बार किसी आत्मा को देखा था तो कितना डर गए थे, और आज देखो तुम्हें किसी से भी डर नहीं लगता। समय के साथ उस पेड़ के फूल भी मुरझाने लगे हैं और इस दुनिया से गायब हो रहे हैं। छांग सियोंग बोलता है, वो सुंदर सुनहरे फूल एक दिन उसके ऊपर गिरेंगे, जिसके बाद वो सारी जिम्मेदारियां ले लेगा और तुम इन सब से आजाद हो जाओगी। ये सुनते ही मानवुल की आंखें नम हो जाती है। छांग का उसके लिए इतना फिक्र करना खास बात थी। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जिसका अकेला गवाह होता है शरद ऋतु में छाया दे रही वो तरह तरह के फूलों से भरा पेड़। उधर होटल में जब मैनेजर चोई बेलबॉय को रोजाना की तरह बातें करने में व्यस्त थी,
तभी वहाँ एक नया मेहमान आता है, जिसे देखकर उनके चेहरे की रंगत बदल जाती है। ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसे जानती है। ये रिश्ता बहुत साल पुराना लग रहा था। उसे देखकर चोई के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान भर आती है। कुछ देर बाद मैनेजर चोई एक काली पोशाक में बाहर निकलती है और जाते जाते बारटेंडर को कहती है कि अब समय आ गया है मुझे अपने 200 साल पुराना बदला लेने का, जिसके लिए मैं न जाने कब से इंतजार कर रही थी। जून परिवार के आखिरी वारिस को मारकर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। असल में 42 साल पहले मैनेजर चोई इसी तरह होटल में आई थी और फिर अचानक न जाने कहाँ गायब हो गई। पता लगाने पर मालूम पड़ा कि जून फैमिली न केवल उसकी बल्कि उसकी बेटी की मौत की भी जिम्मेदार थी। यहाँ तक कि मारने के बाद भी उन लोगों ने उसकी बेटी को सुकून से सोने नहीं दिया और कुछ साल बाद कब्र खोदकर उसकी लाश को बाहर निकाला था, जिससे चोई काफी आहत हुई थी और गुस्से में पूरे परिवार को खत्म करने का श्राप दिया था। ऐसे एक एक करके उस परिवार के हर सदस्य की मृत्यु होने लगी और आज जिस शख्स की आत्मा होटल में थी वो दरअसल और कोई नहीं बल्कि जुन परिवार का ही था। अब बस उसका 42वां बच्चा ही बचा था, जो अगर मर गया तो जून परिवार का वंश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उस परिवार में जब भी किसी पुरुष की मृत्यु होती तो चोई इसी लिबास में खुशियां मनाने जाती थी। आज भी वो परिवार के आखिरी पुरुष की मृत्यु पर गई है, लेकिन यहाँ उसे मरे हुए व्यक्ति की पत्नी दिखाई देती है जो गर्भवती थी। महिला की कोख में पल रहा वो बच्चा इस परिवार का आखिरी चिराग है, जिसे मारकर चोई अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करेगी। हालांकि वो ऐसा चाहती तो नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी के साथ हुआ सालों पहले सलूक आखिर वो कैसे भूल जाए। किसी तरह जुन परिवार ने उसकी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया। अगर वो चाहते तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। ये बात चोई के जहन में चाह कर भी निकल नहीं पा रही थी। उधर मैनुअल को भी अच्छे से पता था कि आखिर उसे क्या करना है। उसकी नजर हमेशा उस औरत पर टिकी थी जिसकी कोख में जुन परिवार का आखिरी वारिस पल रहा था। जुन परिवार को उनके लिए किए गए कर्मों की सजा देने के लिए मानवुल बेहद बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो वो कोख में पल रहे बच्चे को तुरंत मारना चाहती थी, लेकिन इससे उस महिला को खतरा हो सकता था और ऐसा मानवुल बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और वहीं उसने जीवन को ढूंढ निकालने के लिए खुद आत्मा के कसाई यमराज को उसके पीछे छोड़ रखा था, जिसे रीपर कहा जाता है। आखिरी बार रीपर ने जीवन को सांगी का पीछा करते हुए देखा था, यानी कि सिर्फ छांग सियोंग की ही नहीं, सांगी की जान को भी खतरा था। रीपर बताता है कि जीवन सिर्फ छांग के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि वो उसके खास लोगों को भी अपना शिकार बनाना चाहता है। मानवुल सांगे के पास जाती है और उसे एक लैंप गिफ्ट करते हुए कहती है कि इसे अपने घर के कोने में जला कर रखो और गलती से भी अंधेरे में मत जाना। हालांकि सांगी को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मानता है। इसी दौरान मानवुल को यह मालूम पड़ता है कि छांग सियोंग की एक्स गर्लफ्रेंड मीरा भी जीवन को अच्छे से जानती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस प्रेग्नेंट महिला को अचानक पेट में दर्द होने लगा। ये दर्द शायद मिसकैरेज का था। उसका मरा हुआ पति होटल में मैनेजर चोई से उसकी पत्नी की मदद करने की गुहार लगाता है। चोई उसके पति को मदद करने का आश्वासन देती है, लेकिन हकीकत में वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। उनकी इन बातों को मैनुअल भी सुन लेती है। चोई उसे कहती है कि उस बच्चे को मरने दो। मैनुअल उसके फैसले पर सहमति जताती है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब वो खुद उस महिला के पास जाएगी। चोई जब उस महिला को देखने पहुंची तो वो जमीन पर लेटी हुई थी। असहनीय दर्द की वजह से उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। बस अपने बच्चे को बचाने के लिए वहां मौजूद लोगों से गुहार लगा रही थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुछ साल पहले चोई जुन परिवार से अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए फरियाद कर रही थी। चोई को अपने साथ हुआ दृश्य याद आ जाता है, लेकिन आखिर एक माँ तो माँ होती है, उसका दर्द और कौन समझ सकता है। चोई के लिए अब यह बर्दाश्त के बाहर हो रहा था और वो जुन परिवार के पापों का फल उस महिला को नहीं देना चाहती थी। जिसके बाद चोई एक एम्बुलेंस बुलाती है और जल्द से जल्द उसे अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त करती है। थोड़ी देर बाद छांग सियांग होटल आकर उसे बताता है कि माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं। साथ ही वो चोई से पूछता है कि आखिर आपका इस परिवार से ऐसा क्या नाता है। चोई अपने पुराने दर्द को बयां करते हुए कहती है, मैं भी कभी उस परिवार का हिस्सा हुआ करती थी। मैं एक बहू बनकर उनके घर आई थी और कुछ दिनों बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उन लोगों को बेटा चाहिए था, जिसकी वजह से वो मेरी बेटी को भूखा प्यासा कई दिनों तक छोड़ देते थे। जरा सोच कर देखिए कितने जालिम लोग होंगे वो, जो एक नवजात शिशु को
उसकी माँ से अलग कर देते हैं और कई दिनों तक भूख की वजह से रोते रोते अचानक एक दिन हमेशा हमेशा के लिए वो शांत हो गई। अपनी बेटी को मृत देखकर मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और मैं अपनी बच्ची को लेकर बाजार के कोने कोने में पागलों की तरह घूमती रही, ये सोचकर कि कोई न कोई डॉक्टर अब उसे ठीक कर देगा। पर जुन परिवार से ये भी देखा न गया और अपनी इज्जत बचाने के लिए उन लोगों ने मुझे भी मौत के घाट उतार दिया। मैं तो मर गई, लेकिन मेरा श्राप आज भी उस परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा। हालांकि जुन परिवार से इतनी नफरत होने के बावजूद भी न जाने क्यों मुझसे उस औरत का दर्द देखा नहीं गया और ना चाहकर भी उसकी मदद करनी पड़ी। आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मीरा और योंगसू ने मूवी देखने का प्लान बनाया था। दोनों एक साथ थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वहाँ अंधेरे में कोई तीसरा भी था और वो कोई और नहीं, जीवॉन था जो मीरा का पीछा कर रहा है। उधर मीरा को बचाने के लिए मानवुल और झांगसियांग भी थिएटर पहुंच चुके हैं। हालांकि मीरा बिल्कुल सुरक्षित थी, लेकिन उसे थिएटर में ऐसा लग रहा था कोई उसके पीछे खड़ा है। तभी थिएटर के अंदर मौजूद जीवुन योंगसू पर हमला कर देता है, मगर तभी वहां मानवुल आ जाती है और वो जीवन को खत्म करने ही वाली थी कि वो वहां से भाग गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि योंगसू को एक खरोच भी नहीं आई थी। वहीं होटल में रिसेप्शन पर मौजूद बेलबॉय और यूना जब गप्पे लड़ाने में व्यस्त थे, तब एक बच्चा होटल के अंदर दाखिल हो जाता है जिसे वो देख नहीं पाते। स्कूल का ड्रेस पहने ये बच्चा रूम मैनेजर चोई से मिलता है। पहले तो उसे लगता है कि वो लड़का मर चुका है और ये उसकी आत्मा है, लेकिन हकीकत में वो जिंदा था और वो यहाँ अपनी माँ से मिलने आया था। चोई को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो झांगसियांग को बुलाती है। मगर जब झांग वहां पहुंचा तब वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। वो सब उसे होटल के कोने कोने में ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं था। तभी झांग को एक गाड़ी सुरंग के अंदर जाती हुई दिखाई देती है। ये सुरंग सांगू नदी पर निकली हुई है। ये नदी हमारे अतीत और भविष्य के बीच की रेखा है, जिसके अंदर जाने वाले बड़ी मुश्किल से लौटते हैं। झांग वहां पहुंच जाता है। वहां काफी ढूंढने के बाद आखिरकार वो लोग बच्चे को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन वो टनल के अंदर नहीं था। उल्टा उसको ढूंढने के चक्कर में झांगसियांग नदी के पास पहुंच चुका था, जिसको पार करने के बाद इंसान अपनी सारी यादें भूल जाता है। मानवुल झांगसियांग को ढूंढने के लिए वहां जाती है और झांग को देखकर तुरंत उसे गले लगा लेती है। मगर झांग वहां से लौटने के बाद काफी बदला बदला सा लग रहा था, जिसे देखकर मानवुल घबरा जाती है और रोते रोते अपने कमरे में पहुंचती है। मानवुल अकेले में झांग से एक बार और मिलती है और उसे पूछती है कि क्या उसने वहां पर कुछ अजीबोगरीब देखा। झांग यहाँ पर किसी चुंगम्योंग का जिक्र करता है, जो नदी की दूसरी तरफ चांद के आकार जितनी हेयरपिन के साथ उसका इंतजार कर रहा है। म्योंगचन का नाम सुनकर मानवुल थोड़ी परेशान सी लगती है और कहती है, मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानती, और वहां से चली जाती है। अब वही मैनेजर चोई को देखता है, जो चांग से कहती है कि जरूर आपका मानवुल से पिछले जन्म का कोई रिश्ता था, तभी आज आप उसके मैनेजर बने होंगे। चांग बोलता है, मुझे नहीं पता मेरा मानवुल से आखिर कैसा संबंध है और ना ही मुझे जानने में दिलचस्पी है। मैं बस इस बात का वादा करता हूँ कि हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। शाम को मागो वही चांद के आकार वाला हेयरपिन मानवुल को सौंप कर बताती है कि जिस इंसान से तुम पिछले 1000 साल से नफरत कर रही हो, वही चुंगम्योंग अब झांगसियांग के शरीर में दाखिल हो चुका है। यानी कि या तो अब उसे अपने प्यार की बलि देनी पड़ेगी, या तो अपनी बरसों पुरानी नफरत को छोड़कर प्यार को पाना पड़ेगा। मानवुल को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा रास्ता अपनाए। कुछ समय बाद मानवुल को चुंगम्योंग को सामने देखती है और उसकी आंखें खून जितनी लाल हो गई। सर पे सिर्फ नफरत सवार थी और हाथ में मौजूद वो हेयरपिन एक खंजर बन चुका था, जिसे बिना सोचे समझे सीधा ले जाकर चुंगम्योंग के सीने में उतार देती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मगर हकीकत में यह सिर्फ एक बुरा सपना होता है। अब वो अपने कमरे में जाती है, जहां पर झांगसियांग उसका काफी देर से इंतजार कर रहा है। वो झांग को अपने हाथ में मौजूद वो हेयरपिन दिखाती है, जिसे देखकर झांग की यादें ताजा हो जाती है। ये वही यादें थी जिसे उसने अपने सपने में देखा था। ये वही आभूषण है जिसे हथियार बनाकर पिछले जन्म में मानवुल ने अपने दुश्मन चुंगम्योंग को मारा था, लेकिन अब वो इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाली है। तभी जाकर ये खूनी खेल रुकेगा। अगले रोज हम रीपर को देखते हैं, जो झांग को बताता है कि उन्होंने जीवन को ढूंढ निकाला है। वो अंधेरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है
और वहीं उसका बसेरा है। हम उसे तभी पकड़ सकते हैं जब अंधेरा ना हो। ऐसे में चांग सियोंग साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें उसे अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर आएंगे और फिर उसकी आत्मा के साथ ऐसा सलूक करेंगे कि वो कांप उठेगा। वहीं दूसरी तरफ मानवुल को हम जीवन के साथ देखते हैं, जो उसे आगाह करती है कि बहुत ही जल्द रीपर उसे पकड़ लेगा और अपना वही मूनशेड हेयरपिन देकर कहती है कि अगर वो इसे खा ले तो वो शैतान में बदल जाएगा। इससे उसके अंदर और ताकत आ जाएगी जिससे वो यमराज का सामना कर सकता है। जीवन बिना सोचे समझे वो हेयरपिन उसके हाथ से तुरंत ले लेता है। अब कुछ ही मिनटों बाद हम जीवॉन के घर पर रीपर और चांग सियोंग को पहुंचते हुए देखते हैं, लेकिन वहां पहले से मौजूद मानवुल को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि जो मानवुल जीवन से इतनी नफरत करती है उसकी जान लेने में तुली थी, आखिर वो उससे मिलने के बावजूद छोड़ कैसे दी। असल में मानवुल को लगता है कि छांग के पीछे चुंगम्योंग है और वो उसे खुद नहीं मार सकती थी क्योंकि वो उसका प्यार जो ठहरा। इसीलिए मानवुल चाहती है कि ये काम जीवन करे। वो इस दिन का पिछले 1000 सालों से इंतजार कर रही थी। आखिर यही तो उसकी इच्छा थी। हालांकि छांग उसे बताता है कि वो चुंगम्योंग नहीं है, मगर मानवुल उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और वहां से चली जाती है। उसी दिन होटल की सारी पावर कट हो जाती है। चारों तरफ लाइट से जगमगाने वाला मूनलाइट होटल आज अंधेरे में खड़ा है। वहीं मानवुल ने खुद को आंगन के उस पेड़ में बंद कर लिया है। चांग सियोंग मानवुल को हर तरफ ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब मागो छांग को समझाती है कि अगर उसे खुद को बेकसूर साबित करना है तो सबसे पहले जीवन को उस आभूषण को खाने से रोकना होगा, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा और मानवुल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अब चांग सियोंग जीवन से मिलता है और उसके हाथ में मौजूद आभूषण को देखकर वो पहले तो राहत की सांस लेता है, फिर उससे कहता है कि मानवुल ने तुम्हें मारने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची है और अमावस्या वाले दिन जो कोई इस आभूषण को अपने हाथों में पकड़ेगा वो इस संसार से खत्म हो जाएगा। आखिरकार चांग सियोंग का यह आइडिया काम कर जाता है। ये सुनकर जीवन फौरन उसे फेंक देता है, जो अब छांग के हाथ लग चुका था। थोड़ी ही देर में जीवन को समझ आ जाता है कि छांग ने उसे बेवकूफ बनाया। ये सिर्फ एक छल था जिसमें वो फंस चुका है और गुस्से में चांग सियोंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां रीपर आ जाता है और वो जीवन को अपनी बातों के चंगुल में दबोच लेता है और हम चोई जीवन को उसके कमरे के बाहर देखते हैं। लेकिन ये कमरा होटल के और मेहमानों की तरह आम नहीं था, क्योंकि जैसे ही जीवन इसमें कदम रखता है उसे वही लोग नजर आते हैं जिन लोगों का खून उसने किया था। ये सभी लोग न जाने कितने दिनों से उसकी राह देख रहे थे। आज उन्हें मौका मिल गया है, जो कि जीवन को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ मानवुल उन सभी लोगों को खत लिखती है जिनका उससे कोई गहरा नाता है और उन्हें होटल बुलाती है, जिनमें सबसे पहला शख्स था योंगसू और फिर मीरा। उसने उन्हें इसीलिए बुलाया था ताकि ये दोनों को चुंगम्योंग की असलियत से वाकिफ करवा सके। और जैसे ही मीरा बारटेंडर द्वारा दी गई दवा पीती है, वो अपनी यादों में खो जाती है, जहाँ पर चुंगम्योंग एक विद्रोही होता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए अन्य सभी राजद्रोहियों को पकड़ना था। इन्हीं में से एक था योंगसू, जिसे चुंगम्योंग ने पकड़कर बंदी बना लिया था। हालांकि चुंगम्योंग इसके लिए उससे माफी भी मांगता है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथी थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में उसे यह धोखा देना पड़ा। जब यह बात मानवुल को पता चली तो उसने अपने साथियों को धोखा देने के लिए चुंगम्योंग से बदला लेने की कसम खाई और वो तब तक जिंदा रहेगी जब तक चुंगम्योंग एक गद्दार के रूप में भटकता रहेगा। इन दोनों के अतीत से वाकिफ होने के बाद अब मानवुल को धीरे धीरे सब समझ आ रहा था और वो ये भी जान चुकी थी कि चुंगम्योंग उसके इर्द गिर्द भटक रहा है। जिसके बाद वहां पर हकीकत में चुंगम्योंग आ जाता है। उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। वो मानवुल के सामने मौजूद होने पर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अभी भी अपने किए पर काफी शर्मिंदगी है। मानवुल उसकी गलती के लिए उसे माफ करती है, यानी कि चुंगम्योंग दूसरी दुनिया के सफर के लिए निकल चुका है और अब उसे हेयरपिन की भी कोई जरूरत नहीं रह गई। चुंगम्योंग के साथ साथ मानवुल की भी जाने की बारी आ जाती है। आखिर हजारों साल का उसका ये बदला एक माफी में जो खत्म हो चुका था। लेकिन वो जाने से पहले चांग सियोंग से वादा करती है कि बहुत जल्द वापस आएगी, जिसके बाद वो दोनों सांगो नदी के पास चलेंगे। अब इस बात को 1 महीना बीत जाते हैं, लेकिन मानवुल अब तक वापस नहीं आई थी। मून ट्री भी पूरी तरह सूख चुका था
उनमें मौजूद फूल न जाने कहाँ चले गए थे। ऐसा लग रहा था मानो मानवुल के साथ साथ उस जगह की रौनक भी चली गई हो। इन सब के बावजूद चांग सियोंग ने आस नहीं छोड़ी थी और वो अब भी मानवुल का उतनी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो आएगी। आखिर उसने वादा जो किया था। दूसरी तरफ सांगो नदी को पार करने के दौरान मानवुल चुंगम्योन को आगे का रास्ता दिखाकर खुद लौट जाने का फैसला करती है, यानी कि वो अब भी मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहती। उसके लिए तो स्वर्ग चांग सियोंग के साथ ही है। वहीं होटल में मैनेजर चोई से चुंग सियोंग का दर्द देखा नहीं जाता। उसे हर तरफ सिर्फ मानवुल और उसकी यादें ही नजर आ रही थी। वो चाहती थी कि चुंग सियोंग सेकेंड मागो के द्वारा दी गई दवा को पीकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से आजाद हो जाए और अपनी आम जिंदगी जीने लगे। फिर उसे कभी कोई आत्मा नजर नहीं आएगी। लेकिन इससे पहले कि चंग सियोंग उस दवा को पीता, पीछे से उसे एक आवाज आती है। ये आवाज बेहद जानी पहचानी थी, जिसे सुनकर उसकी रूह कांप जाती है। उसके दिल की धड़कनें रुक सी जाती है, क्योंकि ये खुद मानवुल थी जो अब वापस आ चुकी थी। चुंग सियोंग के लिए ये पल विश्वास करना बेहद मुश्किल था। वो तुरंत उसे गले से लगा लेता है। हैरानी की बात तो ये थी कि सांगो नदी को पार करने के बावजूद उसकी याददाश्त बिल्कुल वैसी की वैसी थी। दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं और पहले की तरह मानवुल उसे वैसे ही डांट रही थी जैसे पहले डांटा करती थी। लेकिन इस बार चुंग को उसकी बातों का बुरा नहीं लग रहा, बल्कि उसे इसमें उसका प्यार झलक रहा है। आखिर यही तो सच्चा प्यार होता है। इन खुश भरे पलों के बीच हम बेल बॉय को देखते हैं, जो एक तस्वीर को निहारते हुए अपने जवानी के दिनों को याद कर रहा था। और तभी यूना एक बूढ़े शख्स के साथ होटल में दाखिल हुई। ये और कोई नहीं, बेल बॉय का बचपन का दोस्त होता है, लेकिन वो उसे पहचान कर भी अनजान बनता है। न जाने क्यों जिस तस्वीर में वो अपने दोस्त को देखकर पुरानी यादों को ताजा कर रहा था, सामने देखकर उसे कोई खुशी नहीं हो रही। वो होटल में उस पवित्र पेड़ के नीचे बैठकर अपनी जिंदगी के पुराने पन्नों को पलटते हुए उस वक्त को याद करने लगता है जब उसकी बहन को बहुत बुरी तरह चोट लग गई थी और वो उसे लेकर अपने अंकल बुसान के यहाँ जा रहा था। जब वो रास्ते में अपनी बहन के लिए तालाब से पानी निकाल रहा था, तब उसका दोस्त टिक्सियोक पीछे से बंदूक तान देता है। वो उसे बताता है कि वो अपने अंकल को ढूंढने के लिए बुसान जा रहा है। तब टिक्सियोक उसे अपनी यूनिफॉर्म को चेंज करने की सलाह देता है ताकि दुश्मन उस पर हमला न कर सके। लेकिन इसी दौरान उन दोनों में किसी बात को लेकर झड़प हो जाती है और गलती से टिक्सियोक के हाथों बंदूक चल गई। गोली जाकर सीधा बेल बॉय को लगती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मरने से पहले वो टिक्सियोक से उसकी बहन की रक्षा करने के लिए कहता है और टिक्सियोक उसकी बहन को अपने साथ ले जाता है। आज वो व्यक्ति मूनलाइट होटल में आया है। वो और कोई नहीं बल्कि यही टिक्सियोक होता है, जिसको देखकर बेल बॉय के पुराने दुख उभर आए थे। उदास बेल बॉय को यूं गुमसुम देख मानवुल उसे समझाती है कि उसे बाहर जाना चाहिए और जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। क्या पता टिक्सियोक को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और बहुत पहले ही तुमसे माफी मांगना चाहता हो। तुम्हें शायद उसे माफ कर देना चाहिए। थोड़ी देर बाद टिक्सियोक को रहने के लिए रूम नंबर 502 दिया जाता है, जहाँ पहले ही बेल बॉय मौजूद था। वो उसकी गलती के लिए उसे माफ कर देता है और दोनों अपने पुराने दिनों में वापस चले जाते हैं। आज होटल में मौजूद सभी लोग एक फंक्शन में मौजूद हैं। ये रिसेप्शनिस्ट की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, जहां बेल बॉय को पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद वो सभी इस खास दिन को सेलिब्रेट करते हैं। चोई भी मानवुल की वापस आने पर काफी खुश थी, लेकिन उसे इस बात का अफसोस था कि मांगो होटल के नए मालिक को ढूंढने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अगली अमावस्या के दिन ये होटल गायब हो जाएगा। मैनेजर चोई बारटेंडर से मिलने के लिए जाती है ताकि वो उसे यह बात बता सके, लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं थी। ऐसा बहुत कम ही हुआ था कि बारटेंडर अपनी जगह पर ना रहे। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है और वो ये खबर मानवुल को देती है। उन दोनों को किसी अनहोनी का शक होता है। दूसरी तरफ हमें बारटेंडर दिखाया गया जो पुनर्जन्म की प्राप्ति के लिए सांगो नदी के पास जा रहा था। अगले ही दिन वो बारटेंडर सभी को फेयरवेल पार्टी देने का ऐलान करता है, जिसे सुनकर हर कोई हैरत में था। यानी कि वाकई में अब बारटेंडर पुनर्जन्म चाहता है और जाते जाते बस सभी को एक आखिरी बार अलविदा कहना चाहता है। सुबह सभी नम आंखों के साथ उसे पुनर्जन्म के लिए अलविदा कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मायूस बेल बॉय था और वही मानवुल के चेहरे पर भी अब कोई शिकन नहीं है। बारटेंडर एक सफेद सूट के साथ गाड़ी में बैठकर अपने सफर के लिए निकल पड़ता है।
और जाते जाते मानवुल के नाम एक खत छोड़कर जाता है, जिसमें उसने उसके लिए कई सारी चीजों का धन्यवाद किया था। ये खत पढ़कर कठोर हृदय वाली मानवुल का दिल भी पिघल जाता है और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर चोई को हम जून फैमिली के आखिरी वारिस की मदद करते हुए देखते हैं, जिसकी जान कुछ दिनों पहले उसने बचाई थी। वो महिला चोई से अपने दिल की बात रखते हुए कहती है कि चाहे लड़की हो या फिर लड़का, मैं उसे उसके पिता का नाम नहीं दूंगी। जिसे सुनकर चोई को अपनी खुद की बेटी की याद आ जाती है और वहीं पर फफक फफक कर रोने लगती है। साथ ही वो उसके बच्चे की लंबे उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। वहीं अब बेलबॉय की बहन की मृत्यु हो चुकी थी और दोनों भाई बहन एक बार फिर से होटल मूनलाइट पर मिल जाते हैं। अपनी बहन से मिलने के बाद बेलबॉय उसके साथ पुनर्जन्म की यात्रा पर जाने का फैसला करता है। आखिर इसी दिन के लिए तो वो इस होटल में अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। एक तरफ अपनी बहन का साथ पाकर बेलबॉय की अधूरी इच्छा पूरी हो चुकी थी, वहीं उसके जाने का सुनकर योना बेहद मायूस थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो अपने प्यार को कैसे अलविदा कह दे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा, लेकिन आखिर सच तो सच होता है। योना किसी तरह से अपने आंसुओं को छिपाकर एक गुलदस्ते के साथ दोनों भाई बहन को अलविदा कहने के लिए आती है, मगर जैसे ही बेलबॉय की गाड़ी आगे बढ़ती है, वह एक बच्चे की तरह रोने लगता है, मानो किसी ने उसका मन पसंदीदा खिलौना उसे छीन लिया हो। आज पहली बार मानवुल और झांग डेट पर आए हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में अमावस्या के दिन इस होटल के साथ मानवुल भी गायब होने वाली है। झांग सच्चे जीवन साथी की तरह उसके हाथ को थामकर बेफिक्र रहने के लिए कहता है। कुछ ही दिन में मैनेजर चोई होटल की सारी शिकायतों को सॉल्व कर देती है, क्योंकि अब होटल छोड़ने का टाइम आ चुका है। मानवुल उसका धन्यवाद करती है, क्योंकि चोई भी अमावस्या से पहले पुनर्जन्म के लिए जाना चाहती है और आज उसके अलविदा कहने का दिन है। एक एक करके मानवुल के सभी अपने बिछड़ रहे हैं। ये दर्द वह चाह कर भी बयान नहीं कर सकती। एक हल्की दर्द भरी मुस्कान के साथ उसने उसे भी अलविदा कह दिया। अब होटल में सिर्फ मानवुल अकेली बची थी, जो अपने साथियों के साथ पुरानी लगी फोटो को देखकर उन्हें याद करती है। उसके पास इन यादों के सिवा अब बचा ही क्या था। होटल का हर एक कोना उसे अपनी हर साथी की याद दिला रहा है, जो मेहमान के आने के साथ उनकी छोटी बड़ी हर जरूरतों को पूरा करने का बखूबी ध्यान रखते थे। जो होटल कभी लोगों से भरा होता था, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी दौरान चांग सियोंग मानवुल को गुड बाय कहने आता है और उसे सांगू नदी के पास पुनर्जन्म की यात्रा के लिए लेकर जाता है। जाने से पहले मानवुल उसका तहे दिल से धन्यवाद करती है। उसने इस जीवन में उसे इतना प्यार दिया, साथ ही माफी भी मांगती है कि जिंदगी के सच्चाई के साथ वो अब उसका साथ नहीं दे पाएगी। उसे अपना रास्ता अकेले चुनना पड़ेगा। दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वो चाहती है कि अगले जन्म में भी उसे उसका साथी मिले। बस फिर से एक बार उसे मिलना चाहती है। उसके साथ उसी पवित्र पेड़ के नीचे उन फूलों की सुगंध में प्यार भरा एहसास करना चाहती है। छांग कहता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। और एक आखिरी बार गले लगाकर मानवुल को नए जीवन की शुभकामनाएं देता है और नम आंखों से उसे विदा करता है। इसके कुछ ही दिन बाद मूनलाइट होटल भी हवा की तरह अदृश्य हो गया। चांग सियोंग अपनी साधारण जिंदगी में वापस आ चुका है और अब वो यूएस जाने का फैसला करता है। उसके लिए इस शहर में रहना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ उसे हमेशा मानवुल की यादें सताती रहेगी। आज भले ही वो उसके बीच नहीं है, लेकिन वो उसके दिल में हमेशा रहेगी। उधर मागो ने भी नए मूनलाइट होटल के मालिक को ढूंढ लिया था, जिसके साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट हमसे जरूर शेयर करें। और इसी तरह की कोरियन ड्रामा की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।